नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं टेक्निकल एग्जाम गुरुजी से शैलेंद्र सिंह रावत। तो मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं सिवाना का दुर्ग। हाँ दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो अपडेट किया था वो जालोर का दुर्ग था और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सिवाना का दुर्ग। दोस्तों, ये दुर्ग काफ़ी महत्वपूर्ण दुर्ग है और इससे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आते हैं, तो आपको इस दुर्ग के बारे में जानकारी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं सिवाना का दुर्ग। और सिवाना का दुर्ग पढ़ने के लिए मैं आपसे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कल हमने जो अपडेट किया जालोर का दुर्ग, वो वीडियो आप ज़रूर देखें, तब जाकर आपको सिवाना वाला दुर्ग पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिवाना का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। तो मित्रों, यहाँ पर मैं एक पहाड़ी का निर्माण कर रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी को कहते हैं छप्पनिया की पहाड़ी। इस पहाड़ी को हमने नाम दिया है छप्पनिया की पहाड़ी, यानी इस पहाड़ी को छप्पनिया की पहाड़ी कहा जाता है। इसके अलावा इसको हल्देश्वर की पहाड़ी कहा जाता है, हल्देश्वर की पहाड़ी, ठीक है। तो सिवाना का दुर्ग छप्पनिया की पहाड़ी या हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। यानी मान लीजिएगा कि ये आपके पास में एक दुर्ग है, ठीक है। ये आपके सामने सिवाना का दुर्ग है और ये जो दुर्ग है भैया, मैं आपको बता देता हूँ ये दुर्ग कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल सब मेल मालिया बना देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसान रहे। जी, ये है हल्देश छप्पनिया की पहाड़ी और ये हल्देश्वर की पहाड़ी, और ये है अपने पास में सिवाना का दुर्ग। और जो सिवाना का दुर्ग है वो है बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में। आप ये ध्यान रखना दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कि सिवाना का जो दुर्ग है, ये जो जालोर का दुर्ग है ना, उसके रास्ते में आता है। यानी जालोर का दुर्ग, अगर जैसे आपको अगर जालोर के दुर्ग में जाना है, आपको अगर जालोर के दुर्ग की तरफ अगर आपके सेना को लेकर जाना है, तो सबसे पहले आपको सिवाना वाला दुर्ग को जीतना पड़ेगा, तब जाकर आप जालोर के दुर्ग तक पहुंच पाओगे। जैसे मान लीजिए कि एक सड़क जा रही है, तो सड़क जा रही है तो पहले आता है सिवाना का दुर्ग और बाद में आता है जालोर का दुर्ग। तो कई बार, अब देखिए दोस्तों, इसके उपनाम क्या है। जालोर का दुर्ग के रास्ते में आता है सिवाना का दुर्ग, इसलिए सिवाना का दुर्ग को जालोर के दुर्ग की कुंजी कहा गया है। यानी सिवाना का दुर्ग का जो उपनाम निकलता है वो है जालोर के दुर्ग की कुंजी। जालोर के दुर्ग की कुंजी, जालोर के दुर्ग की कुंजी कहा गया है सिवाना के दुर्ग को। कई बार ये प्रश्न आता है कि जालोर के दुर्ग की कुंजी कौन से दुर्ग को कहा गया है, तो आप राइट करके आना सिवाना के दुर्ग को, ठीक है। जालोर के दुर्ग की जो कुंजी कहा गया है वो किसको कहा गया है? सिवाना के दुर्ग को कहा गया है। अब मित्रों, आपको सबसे बड़ी जो जानकारी याद रखनी पड़ेगी वो कौन सी याद रखनी पड़ेगी कि भाई मैंने एक चीज़ तो आपको कंप्लीटली बता दी कि अगर आपको जालोर के दुर्ग में जाना है तो आप सिवाना के दुर्ग से होते हुए निकलोगे। यानी अगर आपको जालोर के दुर्ग पर आक्रमण करना है तो आपको सिवाना का दुर्ग जीतना पड़ेगा, और अगर आप सिवाना का दुर्ग जीतते हो तो इसका ताला खुलेगा। तो यानी ताले की चाबी कौन सी हो गई? सिवाना का दुर्ग। तो जालोर के दुर्ग की जो कुंजी कहा गया है सिवाना के दुर्ग को कहा गया है। इसके अलावा इसको जो मारवाड़ के शासक की शरणा स्थली भी कहा गया था। बिल्कुल। जब जब मारवाड़ में संकट आया है तब तब यहाँ के शासकों ने जो शरण ली है वो कहाँ पर ली है? सिवाना के दुर्ग में ली है। इसीलिए इसको मारवाड़ के शासकों की शरणा स्थली भी कहा गया। तो कई बार प्रश्न ये भी आ जाए, मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि मारवाड़ के शासकों का शरणा स्थली दुर्ग कौन सा है, तो आप क्या राइट करोगे? सिवाना का दुर्ग, यानी बाड़मेर को आपको राइट करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों, ये जो हल्देश्वर पहाड़ी है इसके अंदर कुमटा के बहुत अधिक पेड़ है। यानी यहाँ पर कुमटा के बहुत अधिक पेड़ है। इस हल्देश्वर पहाड़ी पर जो पेड़ बने हुए वो कुमट के पेड़ है। कुमटा जानते हो आप क्या होता है? कुमटा कुमटा होता है कुमट का पेड़, बिल्कुल, जिसको बकरियां खाती है। तो ये हल्देश्वर पहाड़ी है, इसमें कुमटा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इस दुर्ग का जो नाम है वो कुमट का दुर्ग भी कहा जाता है। कई बार इसका नाम आ जाता है कुमट का दुर्ग।
तो कुम्मट का दुर्ग भी किसको कहा जाता है? कुम्मट का दुर्ग भी सिवाना के दुर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिवाना के दुर्ग को अपन कुम्मट का दुर्ग भी कहते हैं। और कई बार इसकी अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलती है। इसको कुमथान का दुर्ग भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है कुमथान का दुर्ग भी कहा जाता है। तो कुमथान का दुर्ग भी सिवाना बाड़मेर को कहा जाता है। हल्देश्वर का दुर्ग भी सिवाना बाड़मेर को कहा जाता है। छप्पनिया की पहाड़ी पर स्थित दुर्ग को भी सिवाना बाड़मेर कहा जाता है। और कुम्मट का दुर्ग भी सिवाना के दुर्ग बाड़मेर कहा जाता है। मारवाड़ के शासक की शरण स्थली भी सिवाना के दुर्ग को कहा जाता है, बाड़मेर को। और जालोर के दुर्ग की जो कुंजी कहा जाता है वो भी सिवाना के दुर्ग को कहा जाता है। अब दोस्तों ये तो सामान्य जानकारी हो गई कि ये कहाँ पर स्थित है। अब ये कहाँ पर स्थित है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये दुर्ग कहाँ पर स्थित है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिवाना का जो दुर्ग है वो जोधपुर से 60 मील दूर है। ये जोधपुर है और जोधपुर से 60 मील दूर दक्षिण दिशा में। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जोधपुर से 60 मील दूर है, ये दक्षिण दिशा में स्थित है ये सिवाना का दुर्ग। यानी जोधपुर से दक्षिण दिशा में 60 मील दूर स्थित है सिवाना का दुर्ग। जालोर से जो डिस्टेंस है, जालोर से इसकी डिस्टेंस लगभग 30 मील मानी जाती है। यानी जालोर से इसकी जो डिस्टेंस है वो 30 मील मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 30 मील। अब दोस्तों अपन बात करते हैं सिवाना के दुर्ग के निर्माण किसने करवाया था। तो हम बात करते हैं सिवाना का दुर्ग का निर्माण। सिवाना के दुर्ग का निर्माण। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया। ऐसा माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में 10वीं शताब्दी में राजा पंवार शासक वीर नारायण ने इस दुर्ग का निर्माण कराया। इस दुर्ग का निर्माण करवाया बिल्कुल। यानी 10वीं शताब्दी में राजा पंवार शासक वीर नारायण ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था। अब 10वीं शताब्दी का मतलब 954 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण कराया गया था। तो 10वीं शताब्दी या आप कह सकते हो इसको 954 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण कराया गया था। पर प्रश्न आता है कि वीर नारायण कौन था, इसके बारे में आपको बताता हूं। वीर नारायण राजा भोज का पुत्र था। तो वीर नारायण कौन था? वीर नारायण राजा भोज का पुत्र था। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि वीर नारायण ने कौन कौन से क्षेत्रों पर अधिकार किया था उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। इसके जो क्षेत्र के अधिकार थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका जो क्षेत्राधिकार था जालोर, किराड़ू, आबू, ये वीर नारायण के क्षेत्राधिकार थे। यानी सिवाना के दुर्ग के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो सिवाना के दुर्ग का जो निर्माण कराया गया था 954 ईस्वी या 10वीं शताब्दी में राजा पंवार शासक वीर नारायण ने करवाया था। वीर नारायण राजा भोज का पुत्र था और वीर नारायण का जो अधिकार था वो अधिकार क्षेत्र मालवा, चंद्रावती, जालोर, किराड़ू और आबू था। तो अपन बात करते हैं सिवाना दुर्ग के बारे में। तो सिवाना दुर्ग कहाँ पर स्थित है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये बाड़मेर के सिवाना कस्बे में स्थित है। बाड़मेर के सिवाना कस्बे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर के सिवाना कस्बे में स्थित है। तो सिवाना दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर के सिवाना कस्बे में स्थित है। राजस्थान का ये सबसे पुराना दुर्ग माना जाता है। तो इस दुर्ग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि राजस्थान का ये सबसे पुराना दुर्ग माना जाता है।
राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग माना जाता है सिवाना दुर्ग। राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग माना जाता है सिवाना का दुर्ग। राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग माना जाता है कौन सा दुर्ग? सिवाना का दुर्ग। यानी राजस्थान का जो सबसे पुराना दुर्ग है वह है सिवाना का दुर्ग। ये राजस्थान में सबसे पुराना दुर्ग माना जाता है सिवाना का दुर्ग। ठीक है, उताले सबने तो जल्दी से कॉपी कर लो आप, इसको मैं मिटा देता हूँ। सिवाना के दुर्ग के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। बाड़मेर के सिवाना कस्बे में स्थित है और इसका जो निर्माण करवाया गया था 10वीं शताब्दी में राजा पंवार शासक वीर नारायण ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण कराया था वीर नारायण राजा भोज का पुत्र था और इसका जो क्षेत्राधिकार था वो था मालवा, चंद्रावती, जालोर, किराड़ू और आबू। ये इसका क्षेत्राधिकार था। राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग माना जाता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राजस्थान की कला संस्कृति वाला पाठ मैं आपके सामने अपडेट कर रहा हूं और उसका जो पहला पाठ मैंने उठाया है वो उठाया है राजस्थान के दुर्ग। यानी कला संस्कृति और स्थापत्य कला वाला जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उसमें हम राजस्थान के दुर्गों का अध्ययन कर रहे हैं। और कल जो मैंने वीडियो अपडेट किया था, सबसे पहला जो वीडियो था वो था जालोर का दुर्ग से हमने शुरुआत करी है। और आज जो मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ वे पढ़ा रहा हूँ सिवाना का दुर्ग। और इसमें से भी जो प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे प्रश्न में आपको कवर करा रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि जब अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करने जा रहा था, देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों आक्रमण किया था, इसका कारण भी आप सुन लीजिएगा। कई बार प्रश्न आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण क्यों किया था। कोई बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इस प्रश्न में एक ये भी आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण क्यों किया था। सिवाना पर आक्रमण क्यों किया था, ये जो प्रश्न है इसका जवाब मैं आपको बता रहा हूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण क्यों किया था। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले सिवाना पर जो आक्रमण किया था वो 1305 में किया था। कब किया था? 1305 में किया था। अलाउद्दीन खिलजी सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण करना नहीं जा रहा था। अलाउद्दीन खिलजी का इरादा था जालोर के दुर्ग को लूटना और जालोर के दुर्ग को अपने अधिकार में लेना। तो जब अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वो जालोर के दुर्ग की तरफ कूच कर रही थी तो यहाँ के जो शासक थे वो सातल देव ने उनको रोक लिया था और उन सभी सैनिक, उनके जो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक थे उनको रोक लिया और कहा कि आपको जालोर के दुर्ग पर आक्रमण करने से पहले आपको मेरे से निपटना होगा, आपको सिवाना से निपटना होगा। यानी सिवाना के दुर्ग से निपटना होगा, फिर आप जालोर के दुर्ग पर जाइए। तो इस प्रकार 1305 में सातल देव और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के मध्य घमासान युद्ध हुआ था और उसमें अलाउद्दीन खिलजी की हार हो जाती है और वह वापस पुनः दिल्ली की तरफ लौट जाता है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में वापस यहाँ पर आक्रमण किया था। 1308 में यहाँ पर आक्रमण किया था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की इच्छा थी कि अब, क्योंकि पहली बार जब 1305 में उसके अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब यहाँ से गुजर रही थी तो उनको छेड़ लिया गया था सातल देव ने और उनको ज़बरदस्त तरीके से हरा भी दिया था। फिर वापस अलाउद्दीन खिलजी वापस कुछ समय बाद में यानी 1308 को अलाउद्दीन खिलजी ने वापस इस दुर्ग पर अपना इरादा बनाकर आक्रमण किया और इसमें जब आक्रमण किया था तो यहाँ पर पहला साका हुआ था। यहाँ पर पहला साका हुआ था। कई बार प्रश्न आता है कि सिवाना का दुर्ग का जो पहला साका कब हुआ था पहला साका कब हुआ था सिवाना का दुर्ग। तो देखिए दोस्तों मैं लिख रहा हूं 1308 में सिवाना के दुर्ग में 1308 में सिवाना के दुर्ग में पहला साका हुआ था। पहला साका हुआ था। जैसे देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी की वापस सैनिकों ने 1308 में यहाँ पर आक्रमण किया था तो हालांकि सातल देव और वीरम देव यहाँ के पराक्रमी शासक थे, उन्होंने डटकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मुकाबला भी किया था, उनको मतलब ऐसे चने भी चबा दिए थे मान के चलो। लेकिन तो 8 में यहाँ पर घमासान युद्ध हुआ था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने सातल देव और वीरम देव को वीर गति प्राप्त होती। यानी राजाओं ने तो यहाँ पर केसरिया किया था और रानियों ने यहाँ पर जोर किया था। तो पहला जोर का उल्लेख मिलता है यहाँ पर 1308 में। ठीक है, तो 1308 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था तब यहाँ के शासक थे सातल देव। सातल देव वे वीरम देव को वीर गति प्राप्त हुई।
वीरगति प्राप्त हुई। यानी यहाँ के राजाओं ने केसरिया किया था और रानियों ने यहाँ पर जोर किया था। तो प्रश्न यही बनता है कि सिवाना के दुर्ग में साका कब हुआ था? तो पहला साका 1308 में हुआ था। सिवाना के दुर्ग में पहला साका हुआ था 1308 में। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि हम दूसरे साके की बात कर लेते हैं, तो दूसरा साका कब हुआ था? तो सिवाना का दुर्ग का जो दूसरा साका हुआ था वो अकबर के काल में हुआ था। सिवाना के दुर्ग का दूसरा साका, देखो जो प्रश्न पूछते हैं वही बता रहा हूं मैं। सिवाना के दुर्ग का जो दूसरा साका हुआ था वे अकबर के शासनकाल में हुआ था, यानी अकबर के काल में हुआ था। अकबर के काल में हुआ था। अब दोस्तों अकबर के काल में कैसे हुआ था इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूं। 1559 में यहां के जो शासक थे, यहां के शासक थे वो 59 में यहां के जो शासक थे वो वीर रामलोत कल्ला थे। वीर रामलोत कल्ला थे। तो 1559 में यहाँ के जो शासक थे वीर रामलोत कल्ला थे। अकबर ने क्या किया था? अकबर ने यहाँ पर भी चाल चली थी और अकबर यहाँ स्वयं तो लड़ने नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह को भेजा। मोटा राजा उदय सिंह को भेजा। इस प्रकार मोटा राजा उदय सिंह और यहाँ के वीर रामलोत कल्ला के मध्य संघर्ष होता है और उसमें वीर रामलोत वीर गति प्राप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर दूसरा जो साका हुआ था वो अकबर काल हुआ था। क्यों अकबर काल में इसलिए हुआ था? क्योंकि अकबर ने अपनी सेना भेजी थी और मोटा राज उदय सिंह के नेतृत्व में भेजी थी। इसलिए यहाँ पर जब मोटा राज उदय सिंह अकबर की सेना का नेतृत्व करते हुए यहाँ पर युद्ध लड़ रहा था, इस दौरान वीर रामलोत कल्ला यहाँ वीरगति प्राप्त हुए। यानी यहाँ के जो शासक थे उन्होंने केसरिया किया और रानियों ने यहाँ पर जोर किया था। तो ये दूसरा साका इसका बहुत ही महत्वपूर्ण साका माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं सिवाना का दुर्ग, और सिवाना के दुर्ग में दो महत्वपूर्ण साके हुए थे। उसमें पहला साका था 1308 में हुआ था जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। उस समय सातल देव और वीरम देव वीरगति प्राप्त हुए थे। दूसरा साका हुआ था अकबर की सेना का नेतृत्व करते हुए मोटा राजा उदय सिंह ने यहाँ आक्रमण किया था। तो उस समय वीर रामलोत कल्ला जी थे, वो वीरगति प्राप्त हुए और इस प्रकार रानियों ने यहाँ पर जोर किया था। तो यहाँ पर दो प्रमुख साके भी हुए हैं। बता देता हूँ आगे क्या होता है। शेरशाह ने 1544 को सुमेलगिरी आक्रमण के दौरान, शेरशाह ने 1544 को सुमेलगिरी आक्रमण के दौरान राजा मालदेव इसी दुर्ग में, राजा मालदेव इसी दुर्ग में, जिसको बोलते हैं अपन सिवाना का दुर्ग, सिवाना के दुर्ग में शरण ली थी। बिल्कुल। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि जब शेरशाह ने गिरी सुमेल युद्ध हुआ था, राजा मालदेव और शेरशाह की सेना के मध्य हुआ था। तो जब शेरशाह की जो सेना है वो राजा राव मालदेव का पीछा कर रही थी, तो उस समय राजा मालदेव ने जो शरण ली थी वो कौन से दुर्ग में ली थी? सिवाना के दुर्ग में ली थी। अब दोस्तों सुमेलगिरी का आक्रमण क्यों फेमस है इसके बारे में आपको बता देता हूं कि सुमेलगिरी का आक्रमण क्यों फेमस हुआ। राजपूत राव मालदेव वे अफगान शासक शेरशाह सूरी की सेना के मध्य यह युद्ध हुआ था। सुमेल नामक स्थान पर। देखो क्या है सुमेलगिरी युद्ध, इसके बारे में आपको बता रहा हूं। देखो राजपूत राव मालदेव
वे अफगान के शासक शेर शाह सूरी की सेना के मध्य एक युद्ध हुआ था, घमासान युद्ध, और वो कहां पर हुआ था? सुमेल नामक स्थान पर हुआ था। अभी देखो उस समय सुमेल अजमेर और जोधपुर के मध्य का क्षेत्र था। उस समय अजमेर और जोधपुर के मध्य आता था सुमेल नामक स्थान, ठीक है, जब 1544 को घमासान युद्ध हुआ था। वर्तमान में ये जो सुमेलगिरी आता है वो पाली के जैतारण जिले में आता है। वर्तमान में सुमेलगिरी पाली के जैतारण में आता है। कहाँ पर आता है? पाली के जैतारण में आता है। सुमेल नामक स्थान है, वो है सुमेलगिरी। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब अफगान के शासक ने हुआ था, शेर शाह सूरी जोधपुर को जीतने के लिए 80,000 घुड़सवार सैनिक, 80,000 घुड़सवार और 40 तोपें लाकर और 40 तोपों के साथ सुमेलगिरी नामक स्थान पर डेरा जमाया। सुमेलगिरी नामक स्थान पर डेरा जमा लिया। यानी शेरशाह की सेना 80,000 घुड़सवार और 40 तोपों के साथ सुमेलगिरी नामक स्थान पर डेरा जमा लिया। मालदेव को पता चलती है तो मालदेव 50,000 घुड़सवार सैनिकों को लेकर सुमेलगिरी नामक स्थान पर पहुंच जाता है और दोनों की सेना ने वहां पर डेरा जमा लिया था और करीब करीब ये डेरा 25 से 30 दिन तक जमा रहा था। फिर बाद में इल्तुतमिश की सेना के मध्य विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लग गई थी। जैसे खाने पाने की जो सुविधा थी वो धीरे धीरे खत्म होने लग गई थी। सैनिकों के लिए राशन पानी की जो सुविधा थी वो धीरे धीरे खत्म होने लग गई थी। तो शेर शाह सूरी ने यह निर्णय लिया कि भाई वे वापस अब दिल्ली की तरफ कूच खत्म होने लग गया। शेर शाह सूरी की जो सेना थी उसको चिंता होने लग गई थी। राव मालदेव के सैनिक बहुत ही निडर और पराक्रमी थे, इसलिए फिर शेर शाह सूरी के सैनिकों ने यह निर्णय लिया कि भाई हमें तो वापस जाना है दिल्ली की तरफ। तो उन्होंने जब वापस जाने का निर्णय लिया था, ठीक है, अब जब उन्होंने वापस जाने का निर्णय लिया था तो ये बात जब राजा राव मालदेव की सेना, फिर शेर शाह सूरी ने क्या किया, थोड़ा अपना दिमाग लगाया। और दिमाग क्या लगाया था, उसने अपने नाम का एक खत लिखा और ये खत लिखकर ये बोला था, इस शेर शाह सूरी ने यहाँ पर थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने नाम का स्वयं का एक खत लिखा और उस खत में ये लिखा था, राजा मालदेव को खत लिखा था, उसमें ये लिखा था कि आपके कुछ सरदार वो मेरे साथ मिल चुके हैं, आपके कुछ सरदार मेरे साथ मिल चुके हैं, यानी आपके सरदार ही आपके साथ विश्वासघात करने वाले थे। और वो खत शेर शाह सूरी ने अपने सरदारों के साथ रात को वहाँ पर राव जो मालदेव था ना उसके डेरे में फिकवा दिया। जब राव मालदेव के सैनिकों का जो डेरा था वहाँ पर वो खत मिलता है और वो खत लेकर वहाँ के जो सैनिक थे, सरदार थे, वो राव मालदेव को खत पहुँचाते हैं। राव मालदेव उस खत को पढ़ता है और खत को पढ़ने पर उसको ये जानकारी मिलती है कि आर्यार के हमारे कुछ सरदार लोग हैं जो शेर शाह सूरी की मदद करने वाले हैं। तो जिस उसे अंतर जो आपसी भीतरघात कहते हैं ना, वो उसको सताने लग गया। ये बात जब राव मालदेव को पता चली, आपसी भीतरघात होने की संभावना बढ़ी, तो और राव मालदेव ने तुरंत जोधपुर जाने का निर्णय लिया। तो जब तुरंत जोधपुर जाने का निर्णय लिया तो राव मालदेव ने कहा कि भाई ऐसा करो, अपनी सेना को यहाँ से हटाओ और अपन को जोधपुर की रक्षा करनी है, हम तो जोधपुर की तरफ अपन को चलना पड़ेगा। तो राव मालदेव की सेना जोधपुर की तरफ कूच करती है, यानी जोधपुर तरफ जाने के लिए निर्णय लेती है। तो राव मालदेव के सेनापति थे दो, ये निर्णय लिया कि भाई अपन को तो जोधपुर की तरफ चलना पड़ेगा। तो राव मालदेव के सेनापति थे जेता और कुंपा। जोधपुर की तरफ चलना पड़ेगा, जोधपुर की रक्षा के लिए हमें कूच करना पड़ेगा। तो राव मालदेव के सेनापति जेता वे कुंपा, जिसको काका भतीजा भी कहते हैं, काका भतीजा बिल्कुल, राव मालदेव के सेनापति जेता वे
कुंपा को प्यास लग रही थी, और जब प्यास लग रही थी तो ये पानी पीने के लिए कुएं के पास में जाते हैं। जब ये कुएं के पास में जाते हैं तो वहां पर दो पनियारी पानियां लेना आती है, मटकियां लेकर वो पानी लेना आती है। तो जब वो मटकी लेकर पानी लेना आती है, और उस समय जेता और कुंपा वहां पानी पीने जाते हैं, तो वो पनिहारी आपस में बातें कर रही थी कि यहाँ पर तो शेरशाह सूरी की ताकतवर सेना ने डेरा जमा रखा है, और वो बहुत ही निर्दयी हैं, और वो हमें मार अब हमारा तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा था, बोले यहाँ पर तो जो शेरशाह सूरी के सेना ने डेरा जमा रखा और वो बहुत ही निर्दयी हैं। लेकिन एक पनियारी ने कहा, बोले कोई बात नहीं, यहाँ पर जो शेरशाह सूरी की जो सेना ने डेरा जमा रखा कोई बात नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर राव मालदेव की सेना तो बहुत ताकतवर है, वीर है, और उनके वीर पराक्रमी उनमें जो सेनापति हैं वो कुंपा जी और जेता जी हैं, और उनके नेतृत्व में हमें किस बात के डरने की, हमें तो डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब ये बात जेता और कुंपा ने सुन ली थी तो जेता और कुंपा ने तुरंत निर्णय लिया और तुरंत राव मालदेव के पास गए, और उन्होंने कहा कि साहब हमें तो यहीं पर रहना है और आप जोधपुर की तरफ कूच करो, लेकिन हमें यहाँ की प्रजा की रक्षा करने के लिए, यहाँ के लोगों की रक्षा करने के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। तब राव मालदेव ने निर्णय लिया 10,000 सैनिक, 10,000 घुड़सवार के साथ जेता व कुंपा को यहाँ छोड़कर 10,000 घुड़सवार और जेता व कुंपा को छोड़कर राव मालदेव जोधपुर चले गए। राव मालदेव जोधपुर चले गए। तो क्या हुआ था कि जेता और कुंपा के नेतृत्व में इन दोनों ने शेरशाह की सेना पर आक्रमण कर दिया, शेरशाह की सेना पर आक्रमण किया। बिल्कुल, यानी जेता और कुंपा के नेतृत्व में ये 10,000 घुड़सवारों ने शेरशाह की सेना पर आक्रमण कर दिया, और शेरशाह के 80,000 घुड़सवारों को चलने से बा दिए। इतने जबरदस्त तरीके से आक्रमण किया कि शेरशाह के जो 80,000 घुड़सवार थे वो भी इन 10,000 सैनिकों के आगे कुछ भी बाज नहीं आए, और इस प्रकार शेरशाह सूरी बहुत हताश हुआ, और फिर शेरशाह सूरी ने निर्णय ले लिया कि अब मुझे दिल्ली की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे ही शेरशाह सूरी ने दिल्ली की तरफ जाने का निर्णय लिया, तब तक शेरशाह सूरी के कोई सरदार उसको भाग कर आकर ये बोलता है कि साहब जेता और कुंपा को मार गिराया, जेता और कुंपा को मार गिराया। और जैसे ये बात शेरशाह सूरी सुनता है वो अपने मन ही मन खुश हो जाता है, बोले यार अभी तो मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा मारवाड़ छोड़कर चला जाता अभी तो मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा मारवाड़ छोड़कर चला जाता। और फिर वापस शेरशाह सूरी के जो सैनिक थे उन्होंने वापस बचे हुए घुड़सवारों पर आक्रमण कर दिया, और इस प्रकार यहाँ पर शेरशाह सूरी ने पहली बार अधिकार कर लिया था। ठीक दोस्तों, आपको पता होगा कि सिवाना का जो दुर्ग का नाम है वो खेराबाद किसने रखा था। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सिवाना के दुर्ग का जो नाम खेराबाद था वो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। जब 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत लिया था, और इस दुर्ग को जीतने के बाद जब राव सातल देव और वीरम देव के शत विशत शव को देखकर इस दुर्ग का जो नाम रखा था खेराबाद रखा था। अब दोस्तों मैं आपको और बता देता हूँ कि जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होने के बाद सिवाना का दुर्ग पर मल्लीनाथ राठौड़ के भाई जैतमाल का अधिकार हो जाता है। यानी जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद इस दुर्ग पर जो अधिकार होता है वो मल्लीनाथ राठौड़ के भाई जैतमाल राठौड़ का होता है। यानी अलाउद्दीन खिलजी के बाद यहाँ पर जो शासक बनते हैं वो जैतमाल शासक बनते हैं, जैतमाल राठौड़। अब 1538 में राव मालदेव ने पुनः एक बार फिर से इस दुर्ग को अपना अधिकार जमा लिया था। यानी 1538 में राव मालदेव ने एक बार फिर से इस दुर्ग पर अधिकार जमाया था, और राव मालदेव ने इस दुर्ग पर अधिकार जमाने के लिए राठौड़ वंश के जो डूंगर सिंह है उसको हराया था और वापस इस दुर्ग का निर्माण
दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। और जब राव मालदेव ने दूसरी बार इस दुर्ग पर जब अधिकार जमाया था तो इस दुर्ग को और सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए इस दुर्ग के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया था। और उस परकोटे का जो नाम रखा था वो शहारपन्हा परकोटा रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? शहारपन्हा परकोटा रखा गया था। ठीक है। उसके बाद दोस्तों राव मालदेव के पुत्र थे चंद्रसेन। उन्होंने अपना यहाँ पर अधिकार किया था। यानी राव मालदेव के पुत्र, यानी राव मालदेव के बाद राव मालदेव के जो पुत्र थे चंद्रसेन ने यहाँ पर अपना राज किया था। और राव चंद्रसेन के समय यह दुर्ग बहुत ही अधिक शक्तिशाली और मजबूत बना था। तो कई बार प्रश्न आता है कि सिवाना का दुर्ग किसके शासनकाल में बहुत ही अधिक शक्तिशाली और मजबूत बना था? तो हमें राउट करना होगा, राव चंद्रसेन को राइट करना होगा। बिल्कुल, राव मालदेव के पुत्र चंद्रसेन ने सिवाना को अधिक शक्तिशाली बनाया था, यानी अधिक सुदृढ़, अधिक मजबूत और अधिक शक्तिशाली बनाया था। जब अकबर ने इस दुर्ग पर आक्रमण कर लिया था, तो अकबर ने क्या किया था कि राव मालदेव के जो पुत्र थे रायमल, उनको ये दुर्ग अपने अधिकार में दे दिया था। जब अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो अकबर ने राव मालदेव के पुत्र रायमल को ये दुर्ग सौंपा था। तो कई बार ये प्रश्न आता है, तो आपको ये जानकारी याद रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पढ़ा है सिवाना का दुर्ग बाड़मेर के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।